एकेडमिक्स के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हम लोग यहाँ पर प्रश्न बैंक डिस्कस कर रहे हैं 11th क्लास भौतिकी का। ये आपका सेकंड लेक्चर है। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा हुआ है तो उसको देखिए। यूनिट वाइज हम लोग कवर कर रहे हैं। आपकी 8 जो मेन इकाइयाँ हैं पूरा का पूरा हम लोग 8 दिन में कवर कर लेंगे। 15 मिनट का एक लेक्चर रहेगा। लेक्चर की लेंथ ज़्यादा नहीं तो आप रिटेन कर पाओगे। इसी लेक्चर को 2 से 3 बार आप देखो बस। पूरा का पूरा प्रश्न बैंक और कैसे अप्रोच करना है एक क्वेश्चन की जो संपूर्ण व्याख्या होती है। जैसे आपका पहला क्वेश्चन है तो समझा दिया जाएगा चारों के चारों पॉइंट्स को। जब आप चारों पॉइंट्स को समझ लेते हो तो क्वेश्चन इससे बाहर जाता ही नहीं है। और ये 80 में 80 टारगेट प्रोग्राम सीरीज का सेकेंड लेक्चर है। तो हम लोग सिंपल कर क्या रहे हैं यहाँ पे, अगर आपने अभी तक पूरा का पूरा सिलेबस कवर किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, दोनों केस पे ये लागू होगा। अगर आपने किया हुआ है तो बढ़िया सा रिवीजन होगा। और जो बच्चे किसी कारणवश, क्योंकि कोविड बहुत ही ज़्यादा संक्रमणकालीन अवस्थाएं रही हैं, तो उसके लिए ये रहेगा कि रामबाण साबित होगा। अगर आपने नहीं भी पढ़ा हुआ है तो अभी भी आप हिम्मत ना हारो, बिल्कुल अच्छे से जम के मेहनत करो। एग्जाम पास है, कवर कर डालो। चलो लेक्चर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से सदिश राशियों का समूह कौन सा है। तो यहाँ पे जो सदिश राशियों का समूह है वो है त्वरण, क्षेत्रफल और संवेग। अब जो एक्सप्लेनेशन होती है वैसे होती है। इन सब का क्या देख लो, बीवी सूत्र भी देख लो। दूसरी बात सूत्र देख लो और ये क्या कैसे होते हैं। चलो तो आपको त्वरण पता होगा क्या होता है। त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय। क्षेत्रफल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, कुछ भी L स्क्वायर हो जाएगा। और आपका जो संवेग है P बराबर mv, ये सूत्र होता है संवेग का। इसके अलावा दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। तो इसी से कंसेप्ट आपका ये भी बनता है बीमी सूत्र निकालने का। अच्छा, बल का क्या होता है ml T-2 अपॉन क्षेत्रफल का L स्क्वायर। ठीक है, ये ऊपर जाएगा, L का -2 हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका ml -1 T-2। तो ऐसे किसी की भी आप बीमा निकाल सकते हो। वेग आपको पता होगा, वेग बराबर क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बल बराबर क्या होता है, बल बराबर F = ma, न्यूटन का द्वितीय नियम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन। यदि किन्हीं दो सदिशों के परिणामी का परिमाण दोनों के परिमाण के योग के बराबर है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। चलिए देखते हैं। दोनों सदिश समान हैं, दोनों सदिश लंबवत हैं, दोनों के मध्य कोण 180 डिग्री है, दोनों के मध्य कोण 120 डिग्री है, 0 डिग्री। हाँ, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका दोनों के मध्य जो कोण है वो 0 डिग्री का है। ठीक है। अच्छा, अगर सदिशों में आपको कुछ भी दिक्कत आ रही है, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कीजिए। उसमें जो भी दिक्कत है ये कमेंट बॉक्स में आप तुरंत कमेंट कर दीजिए। लेक्चर आपको मिलेगा, नोट्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो जो अभी वाला जो ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये और कुछ और जो एक्स्ट्रा नोट्स हैं आपकी 11th क्लास की इंपॉर्टेंट वाली और 12th क्लास नीट IIT तक का, वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। ज्वाइन करिए उसको ताकि फ़ायदा आपको मिल सके। आगे देखिए, दो सदिशों A व B के मध्य थीटा कोण हो तो इनके परिणामी सदिश का मान क्या होगा। A + B का मॉड √A² + B² का मॉड, या तो √ का A² B² 2AB cos θ। हमने ये बताया हुआ है, इसका ये वाला हो जाएगा। फिर देखिए, अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करने के लिए 45 डिग्री से फेंकना चाहिए। नीरज चोपड़ा ने जो फेंका था आपका अधिकतम क्षैतिज परास के लिए 45 डिग्री और अधिकतम ऊंचाई के लिए कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, फार्मूले पूरा का पूरा हमने डिस्कस किया हुआ है, अभी भी डिस्कस करेंगे। चलिए आगे देखिए, निम्न में से किन कोणों के जोड़ के लिए क्षैतिज परास समान होगा। तो ये होगा आपका 40 और 50, क्योंकि 90 डिग्री के लिए समान आता है। देखो 90 का जोड़ किस पे आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ सेकंड नंबर पे आ रहा है। अदिश राशि वह है जो कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। आपने पढ़ा होगा कि 0 और धनात्मक तो हो सकती है लेकिन ऋणात्मक कभी भी नहीं हो सकती। अब देखते हैं, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। शून्य सदिश किसे कहते हैं। तो एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य होता है वो शून्य सदिश कहलाता है। प्रक्षेप क्या होता है, जब हम किसी पिंड को, जैसे आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, जिस नीरज चोपड़ा यहाँ पे खड़े थे, उन्होंने यहाँ से अपना भाला फेंका, यहाँ जाके गिरा, तो ये जो आपका इस शेप की गति हो रही है वो क्या कहलाएगी, सिंपल सी आपकी कहलाएगी प्रक्षेप गति। तो इसकी जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन थोड़ा सा देख लीजिए कि यदि किसी पिंड को किसी प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा में भिन्न किसी अन्य दिशा पर फेंका जाए तो फेंके गए पिंड को प्रक्षेप कहते हैं।
यही गति आपकी प्रक्षेप गति कहलाती है। तीसरा क्या है कि किसी सदिश ए की दिशा में एकांक सदिश लिखिए। एकांक सदिश आपको लिखना है, तो सदिश पहले लिखते कैसे आप देख लीजिए, जैसे ए वेक्टर की फॉर्म में एकांक सदिश मतलब ए कैप आपको लिखना पड़ेगा। तो ए कैप बराबर होता है सदिश आपका ए अपॉन इसका जो परिमाण है, और परिमाण हमेशा कैसा आता है आपका मॉड में हम लोग लिखते हैं, मॉड का ए कैप। चलिए आगे देखिए, अभिकेंद्री त्वरण का सूत्र कोणीय वेग के पद में लिखिए। अभिकेंद्री त्वरण का बोल रहा है, तो अभिकेंद्री त्वरण का देखो आप, ए बराबर क्या होता है वी ओमेगा, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे वी स्क्वायर अपॉन आर लिख सकते हैं, मतलब ए इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखिए अतिरिक्त उत्तरी प्रश्नों को देखते हैं हम लोग। सदिशों के योग संबंधी त्रिभुज नियम को लिखिए। अच्छा ये सिंपल सा पहले तो लेमन लैंग्वेज समझ लो। जैसे ये आपका एक कोई त्रिभुज है, इसमें दो जो आपकी संलग्न भुजाएं, एक ये हो गई, रुक जाइए देखिए, एक ये हो गई और एक ये हो गई, तो इसका जो परिणामी है वो विकर्ण होगा। तो क्या बता दोगे आप, त्रिभुज की दो संलग्न भुजाओं का परिणामी क्या होता है, विकर्ण होता है, जो कि विपरीत होता है, ठीक है। तो यदि हम त्रिभुज की दो भुजाओं को दो सदिशों के रूप में माने तो परिणामी सदिश उसका विकर्ण होगा। ये आपका बोलता है त्रिभुज का नियम। चलिए देख लीजिए, यदि दो सदिश परिमाण व दिशा में एक त्रिभुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा एक क्रम में प्रदर्शित किए जाएं तो उनका परिणामी सदिश तीसरी भुजा द्वारा विपरीत क्रम में प्रदर्शित होगा। ये आपका हो गया, हमने बताया हुआ था बस। ये तो जो परिणामी है आपका वो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। मतलब अगर इसको हमने ए माना, इसको हमने बी माना, तो आपका आ क्या जाएगा, ए सदिश प्लस बी सदिश बराबर सी सदिश। अब ये विपरीत कैसे हुआ, देखिए ए सदिश प्लस बी सदिश, अगर इसको हम इधर लेके आओगे तो ये माइनस का बनेगा ना, माइनस का ए सदिश। इस कारण से ये क्या हो गया आपका, विपरीत हो गया। चलो आगे देखो, ये ऐसे हम बता दोगे सिंपल सा। फिर बोला है कि किसी सदिश ए को एक्स वाई समतल में वियोजित करके दिखाइए। तो सबसे पहले आपने लिया देखो ए, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस। तो ए सदिश के लिए आप ए एक्सिस वाला लिख दोगे और एक बार वाई एक्सिस वाला लिख दोगे। अच्छा ए एक्स बराबर एक को हम लोग आई का फंक्शन मान लें आई ए एक्स, दूसरे को जे मान लें तो जे ए वाई आपका ये हो जाएगा। इसके बाद आप क्या बता दोगे, बस ये आपका आ गया कि सिर्फ इसको वियोजित तो करना था, हमने कर दिया वियोजित, सिंपल सा। ये आपका हो गया देखिए आई ए बाई, या सॉरी जे माना ना हमने, तो जे ए बाई हो जाएगा इधर वाला, और इधर वाला आई ए एक्स हो जाएगा बस। अब देखिए अगला क्वेश्चन की एकांक सदिश किसे कहते हैं, आई कैप जे कैप और के कैप क्या है। तो एकांक सदिश होता है देखिए आर कैप इक्वल टू आर सदिश बटे इसका परिमाण, ये देखिए मॉड लिखिए। और ये अगर हम लोग आई जे के माने हैं तो जैसे इसमें हमने अभी वियोजित किया था, एक को एक्स मानना पड़ेगा, एक को आपको बाई और एक को आपको जेड मानना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्स आई कैप बाई जे कैप प्लस जे के कैप अपॉन अंडर रूट का एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये इसका क्या बन जाएगा आपका एकांक सदिश बन जाएगा। हमेशा ऐसे याद रखिए आप, अगर एक और होता तो कुछ और आप ले लिए होते, सिंपल सा। चलिए आगे देखिए, कोणीय वेग किसे कहते हैं, इसका सूत्र निकालना है आपको। वृत्तीय गति में समय के साथ कोणीय विस्थापन की दर को कोणीय वेग कहते हैं, इसे ओमेगा से डिनोट करते हैं। अच्छा आपको ये तो पता है ना कि देखो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। अब कोणीय वेग है तो यहाँ पे आप कोणीय यहाँ भी लगा दो, तो कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन बटे समय, बस सिंपल सा। तो इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं, कोणीय विस्थापन को हम लोग डेल थीटा से डिनोट करते हैं, और डेल टी आपको क्या हो जाएगा, समयांतर या समय काल हो जाएगा। फिर देखिए, वृत्तीय गति के लिए आवर्त काल और आवृत्ति की परिभाषा एवं सूत्र निकालिए। अच्छा आवर्त काल क्या होता है, वृत्तीय गति करते हुए कण द्वारा एक पूर्ण चक्कर लगाने में लगा समय कण का आवर्त काल कहलाता है। इसे टी से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक सेकंड होता है। तो एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लग रहा है उसको क्या बोल देंगे हम लोग, आवर्तकाल। दूसरा आवृत्ति है, एक सेकंड में कितने चक्कर लगा रहा है वो आपकी आवृत्ति कहला जाएगी। तो टी बराबर आवृत्ति n बराबर होता है 1/t। आवृत्ति को हम लोग फ्रीक्वेंसी f से n से और म्यू से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब आप
पहले तो टी का फॉर्मूला देख लीजिए, टी इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा, ठीक है, और आपका एन इक्वल टू क्या होता है, आवृत्ति 1 अपॉन टी होता है, तो इसका उल्टा हो जाएगा ना, ओमेगा अपॉन 2 पाई, एन इक्वल टू एन एफ या म्यू आप बता सकते हो। अच्छा, मात्रक की अगर हम बात करें तो वो सेकंड इनवर्स होगा, क्यों होगा, क्योंकि 1 अपॉन टी होता है ना, और टाइम का तो सेकंड होता है, या इसी को हम लोग हर्ट्ज भी बोलते हैं आवृत्ति को, कि एक सेकंड में कितने चक्कर लगा सकती है, बस। अब बड़े क्वेश्चन की बात करें तो पहला प्रक्षेप गति किसे कहते हैं, और पृथ्वी सतह से क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए फेंके गए पिंड के लिए उड्डयन काल प्राप्त कीजिए, अधिकतम ऊंचाई एवं क्षैतिज परास के लिए सूत्र स्थापित कीजिए, ये आपसे पूछा हुआ है। तो प्रक्षेप गति क्या होती है, जब हम किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर दिशा में एक स्थान से दूसरे स्थान फेंकते हैं तो इस प्रकार की गति क्या कहलाती है, प्रक्षेप गति कहलाती है। तो ये आपका देखिए ऐसे डायग्राम बनेगा, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस, यहाँ से हमने थीटा कोण बनाते हुए किसी भी प्रक्षेप को भेजा, ठीक है, प्रारंभ में इसका भी क्या हुआ, यू, थीटा कोण बनाते हुए आपने फेंका हुआ है। अब आपको सबसे पहले तो यू को दो घटकों में विभाजित करना है। इसको अगर हम लोग एक ट्रायंगल मान लें तो आप ये बताइए, यहाँ पे आपका आधार बटे कर्ण क्या कहलाएगा, कॉस थीटा होता है ना, तो यू कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका यू कॉस थीटा, और ये हो जाएगा आपका यू साइन थीटा। यू को दो घटकों में सबसे पहले आप विभाजित करोगे, ये यू कॉस थीटा और ये वाला आपका होगा यू साइन थीटा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे हमने बताया हुआ है, ऐसे आप करोगे विभाजित, ये यू कॉस थीटा हो गया, ये यू साइन थीटा हो गया, थीटा एंगल बनाते हुए हमने फेंका हुआ था। चलिए करना क्या है आपको, एक्स डायरेक्शन के लिए वेग क्या हो जाएगा आपका यू एक्स हो जाएगा, और बाई डायरेक्शन के लिए क्या हो जाएगा यू बाई हो जाएगा, ठीक है। यू एक्स बराबर यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा कैसे आया हमने अभी बताया ना, जैसे ये आपने फेंका हुआ था, इसको अगर हम लोग एक ट्रायंगल मान लें तो जो एंगल है आपका थीटा, इसके सामने वाला क्या हो जाता है, लंब हो जाता है, ये आधार और ये कर्ण, तो आधार बटे कर्ण आपका कॉस होता है ना, इस कारण से यहाँ पे कॉस थीटा आ गया, ठीक है। तो दूसरा वाला आपका यू साइन थीटा बन जाएगा। तो सबसे पहले यू को आपने दो घटकों में विभाजित किया, ये आप याद रखिए, स्टेप्स याद रखना, बहुत बड़ा डेरिवेशन नहीं होता, डेरिवेशन देख के बिल्कुल भी डरना नहीं है। अब इसको निकालने के लिए आपको याद रखना है कि क्षैतिज दिशा के लिए सबसे पहले आप गति का द्वितीय समीकरण लगाओगे और फिर एक बार लगाओगे आप ऊर्ध्वाधर दिशा के लिए, बस और कुछ नहीं। तो क्षैतिज दिशा के लिए सबसे पहले आप देखिए यू एक्स बराबर यू कॉस थीटा और ए एक्स बराबर 0। अब यू और यू एक्स और ए एक्स की वैल्यू हम ले क्यों रहे हैं, क्योंकि आपको पता होगा गति का द्वितीय समीकरण क्या बोलता है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको u की वैल्यू और a की वैल्यू पता होना चाहिए, इस कारण से हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। अच्छा ए एक्स 0 क्यों हुआ, क्योंकि प्रारंभ में जो आपका वेग में परिवर्तन है वो तो हो नहीं रहा होता है, प्रारंभ वेग 0 होता है, इसी कारण से आपका जब वेग में परिवर्तन नहीं होगा तो जो आपका त्वरण है वो भी 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए गति का हमने द्वितीय समीकरण लिया, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहाँ पे आपका कितना है, इस दिशा में आपका विस्थापन x था, तो हमने क्या ले लिया, x बराबर यू एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स टी स्क्वायर, ऐसे तो होता है आपका, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस के जगह में हमने लिया x, u को यू एक्स माना, a को ए एक्स माना, ठीक है। ए एक्स की वैल्यू हो जाएगी 0, मतलब ये पूरा का पूरा 0 हो गया, तो बचा क्या आपका x बराबर यू कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ से आप निकाल लो किसकी, t की वैल्यू निकाल लो, t की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, t इक्वल टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा आ जाएगा, इतना काम। तो करना क्या है, सबसे पहले आप u को वियोजित कर दोगे दो भागों में, और उसके बाद क्षैतिज दिशा के लिए गति का द्वितीय समीकरण लगा के t की वैल्यू निकाल लोगे। फिर हम लोग आते हैं ऊर्ध्वाधर दिशा के लिए, तो ऊर्ध्वाधर दिशा के लिए बताइए क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर दिशा के लिए सिंबल आपका वही s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा, तो s इक्वल टू क्या हो गया, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपका यू एक्स यू बाई हो जाएगा ना, यू बाई बराबर यू साइन थीटा वैल्यू दे रखी है, और ए बाई आपका क्या हो जाएगा, देखिए ए बाई इक्वल टू आपका माइनस जी हो जाएगा। क्यों होगा माइनस जी, सोच के देखिए, जब आपने बच्चे को यहाँ से फेंका, नीचे से फेंका हुआ है, ठीक है, फेंका आपने यहाँ से, तो आपका बल इस साइड लग रहा है, और जो गुरुत्वाकर्षण है वो ऊपर से नीचे लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण यहाँ पे हम लोग माइनस जी लेते हैं। और जो दूसरा केस आएगा आपका, जब हम लोग ऊपर से फेंक रहे होते हैं, तो उस केस में आप क्या लोगे, उस केस में आपको जी प्लस का लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आप जब फेंक रहे हो ऊपर से नीचे तो आपका बल नीचे और गुरुत्वाकर्षण भी नीचे लग रहा है, मतलब समान दिशा में लग रहा होता है। इतना समझ में आ गया ना। तो अब वैल्यू जो आप पुट करो, जो टी की वैल्यू आपने निकाली थी
कौन सा, क्षैतिज दिशा में करके उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है बस। अब देखिए यू वाई बराबर यू साइन थीटा तो हमने रख दिया, टी के जगह में हम लोग क्या रख देंगे, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। अभी हमने जो क्षैतिज वाले से निकाला था ये वाला हमने टी की वैल्यू वहां पे पुट कर दी है। इतना समझ में आ गया ना, आ गया होगा। चलो लास्ट में एक बार सम अप भी कर देंगे कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है, तो फिर दिक्कत नहीं लेना है। पूरा बड़ा सा डेरिवेशन है लेकिन 3 स्टेप में पूरा हुआ पड़ा है, वो 3 स्टेप आपको याद रखने हैं बस। ठीक, तो यहाँ पे जब हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, ये देखिए माइनस जी, ये रखने के बाद आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख देना है। यू से यू कट जाएगा, देखिए यहाँ पे यू से यू कट गया, साइन अपॉन कॉस आपका 10 बन जाएगा, तो 10 थीटा एक्स माइनस 1/2 जी के अपॉन में हमने लिख दिया क्या, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये कहाँ से आ गया, ये देखिए आप यहाँ पे एक्स अपॉन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर था। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नीचे वाली वैल्यू है ये भी तो स्क्वायर की होगी, तो यही वाला पूरा का पूरा हमने यहाँ पे लिख दिया हुआ है जी अपॉन जी। ऊपर कैसे है, क्योंकि ये आपका ऊपर इंटू में है, और एक्स को हम लोगों ने साइड में से लिख दिया। इस तरीके से क्यों लिखा, क्योंकि ये आपकी परवलयाकार समीकरण होता है। ये पूरा का पूरा आपका परवलयाकार समीकरण होता है। इस कारण से आप क्या बता दोगे कि ये जो प्रक्षेप का पथ था वो परवलयाकार होता है। तो अब ऐसे क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछता है कि सिद्ध करो कि जब हम लोग पृथ्वी तल से थीटा एंगल कोण बनाते हुए प्रक्षेप को विस्थापित करते हैं तो उसका पथ, उसका जो पाथ है वो परवलयाकार होता है। तो ये हो गया एक आपका पहला केस। ठीक, दूसरा क्या होता है आपका कि किसी ऊंचाई से हम लोग फेंक रहे हैं किसी पिंड को और उसकी गति का समीकरण आपको निकालना है। वो आप कैसे निकालोगे, चलिए वो भी देख लीजिए आप। कुछ एक दो चीजें आपके प्रश्न बैंक में नहीं दे रखी हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, पूछी जाएंगी इस चैप्टर की, इसलिए इस इकाई के वो सारे बिंदु भी हमने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि क्या एक्स्ट्रा पढ़ा दे रहे हैं, नहीं, ये आते हैं इसलिए हम यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, और इसके पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, नोट्स प्रॉपर आपको मिल जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स हैं, उसका आप प्रिंट आउट या तो बस सिंपल से इसी को नोट्स बना सकते हो खुद से देख देख के, और अंतिम मोमेंट में रिवाइज करने के लिए बड़ा बढ़िया फायदा दे देगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोज आपको मिलते रहें। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। देखिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि किसी ऊंचाई से, जैसे मान लो आप अपनी छत में खड़े हो और वहां से पिंड को विस्थापित कर रहे हो, तब कैसे होगा, देखिए आप यहां से हमने फेंका, ठीक है, यहां से हमने इसको फेंक दिया। अच्छा, जो स्टेटमेंट लिखा जाता है ना, इसके लिए बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है। जो आपने बनाया हुआ है डायग्राम में वही सिंपल सा लिख दिया करो आप। देखो यहाँ पे हमने क्या बोला कि माना किसी पिंड को मीनार की ऊंचाई से प्रारंभिक वेग u से फेंका जाता है, कहां पे, क्षैतिज दिशा में। जब पिंड गुरुत्वीय जी के अंतर्गत पिंड किसी अन्य स्थान पर जाकर गिरता है, ये प्रक्षेप गति तो कहलाएगी, ये आपको पता होगा ना, ऐसा वाला जो ऊपर उधर गति होती है वो क्या कहलाती है, प्रक्षेप गति कहलाती है। अब क्षैतिज दिशा के लिए देखिए यहाँ पे यू एक्स बराबर यू है, यू एक्स बराबर यू, क्योंकि देखिए ऊपर से आपने छोड़ा तो छोड़ते के साथ ही आपको वेग मिल जाएगा, इस कारण से यहाँ पे यू रहेगा, वहां पे जबकि नहीं रहता है ना, वहां पे चेंज नहीं हो रहा होता है आपका। तो यू एक्स बराबर यू हमने लिया। क्षैतिज दिशा के लिए जो ए एक्स है आपका वो हो जाएगा 0। तो गति का द्वितीय समीकरण हमने लगाया तो क्या हो जाएगा बताओ, एक्स बराबर, पहले तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। अभी ये बात हो रही क्षैतिज दिशा की, तो एक्स लगा दो यहाँ पे, आप एक्स लगा दो, तो ये बन जाएगा आपका एक्स और यू एक्स टी, और इधर क्या बन जाएगा 1/2 ए एक्स टी का स्क्वायर। अब इस बार देखिए आप, तो अभी भी प्रारंभिक में तो कोई चेंज हो नहीं रहा है, ये पूरा का पूरा 0 बन जाएगा। तो x बराबर यू टी हुआ, तो t बराबर क्या हो जाएगा, x अपॉन यू हो जाएगा। यहां तक सेम काम, t की वैल्यू आपको निकालेंगे क्षैतिज वाले में गति का द्वितीय समीकरण लगा के, इतना हमने निकाल लिया। उसके बाद आप क्या करोगे, देखिए कि ऊर्ध्वाधर दिशा के लिए अब आप बताओगे, ऊर्ध्वाधर दिशा के लिए भी निकालते हैं सेम चीज ही। तो वहां पे आप क्या बताओगे, देखो यू वाई बराबर 0 और ए वाई बराबर जी। अब ए वाई बराबर प्लस का जी क्यों लिया गया है, हमने पिछली बार डिस्कस किया था, आपका बल नीचे और गुरुत्वाकर्षण भी नीचे लग रहा है, इस कारण से हम लोग यहाँ पे जी ले रहे हैं। अब गति का द्वितीय समीकरण लेंगे, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सिंपल सा। अब बाई यहाँ पे रख देंगे हम लोग, इसको बाई बना दो, इसको बाई बना दो, यू बाई की वैल्यू रखो और टी की वैल्यू पुट कर दो जो भी हमने निकाली है, आपको इक्वेशन आ जाएगा। कैसे, देखिए, अच्छा यहाँ पे यू बाई आपका 0, क्योंकि अब ऊंचाई से हमने फेंका हुआ है, ऊंचाई से फेंकने के बाद प्रारंभिक वेग तो नहीं जाएगा, ये बन गया 0, इस साइड वाला 0 हो गया, इधर क्या बचा 1/2 जी एक्स अपॉन यू, एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। ये कहाँ से आया, हमने जो अभी क्षैतिज वाले से गति का द्वितीय समीकरण लगा के निकाला था, टी बराबर एक्स अपॉन यू,
वहां से ये आया है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा मॉडिफाई करके ये पता है इंटू एक्स स्क्वायर इस फॉर्म में आपको लिखना है, तभी ये समीकरण परवलयाकार समीकरण कहलाएगी। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दो, y इक्वल टू 1/2 g अपॉन यू स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगी आपकी परवलयाकार इक्वेशन। तो आप बता दोगे अतः प्रक्षेप का पथ परवलयाकार है। तो दो आपके सिंबल से इक्वेशंस हो गए। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, एक आपका क्षैतिज परास वाला और एक आपका अधिकतम ऊंचाई वाला, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अधिकतम ऊंचाई के लिए सबसे पहले दिमाग में आप ये बैठा लो कि अधिकतम ऊंचाई है तो ऊपर की बात हो रही होगी, है ना, नीचे वाले से कोई मतलब ही नहीं रहेगा। अधिकतम ऊंचाई तो ऊपर ही मिलेगी ना, क्षैतिज परास में अपन नीचे एक्स वाला ले रहे होते हैं, कौन सा, क्षैतिज दिशा वाला। तो इसमें भी हमने क्या किया, देखो यहां से एक पिंड को फेंका यू वेग से, सिंपल सा थीटा कोण बनाते हुए, यू एक्स बराबर यू कॉस थीटा हो जाएगा, और कैसे हो जाएगा हमने पिछले बार ही देख लिया था, और यू वाई बराबर यू साइन थीटा, ये आपका हो गया एक्स दिशा और वाई दिशा में। चलिए, तो अब आप ये बताओगे कि भी वाई बराबर 0, क्योंकि जब जहां से वेग 0 होगा वहीं से तो गिरना शुरू होता है ऑब्जेक्ट, क्योंकि अगर वेलोसिटी आपकी वेग 0 नहीं होगा तो पिंड तो फिर गति करता रह जाएगा, नीचे आएगा ही नहीं। बाई बराबर क्या है आपका एच है, ये देखो हमने माना हुआ है एच, और ए बाई बराबर इस बार माइनस जी हमने क्यों लिया, अब सोचो आप, ए बाई बराबर माइनस जी, क्योंकि इस बार हम लोग नीचे से फेंक रहे हैं और गुरुत्वाकर्षण ऊपर से लग रहा है, इस कारण से हमने माइनस जी लिया हुआ है। अच्छा, आपको दिमाग में ये नहीं आ रहा कि हम लोग ये ए एक्स क्यों नहीं ले रहे हैं, यू एक्स क्यों नहीं ले रहे हैं, इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि हम लोग बात क्या कर रहे हैं, अधिकतम ऊंचाई की, तो ऊर्ध्वाधर वाला कंसीडर करना है। ठीक है, थोड़ा सा चेंज में रहता है, यू वाई बराबर यू साइन थीटा हो जाएगा, ये तो पता ही है आपको, है ना। आगे देखते हैं, देखिए यहां पे आपको शुरू करना है v बराबर यू प्लस ए टी, गति के प्रथम समीकरण से। बस इतना ध्यान दिमाग में बैठा कि जब हम लोग बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, अधिकतम ऊंचाई के लिए, तो v बराबर यू प्लस ए टी से शुरू करना है आपको, और बस वैल्यूज पुट कर देनी, वी वाई बराबर 0, यू वाई बराबर यू साइन थीटा, और ए बाई जहां माइनस जी क्योंकि नीचे से फेंका हुआ था, और टी आ गया आपका। तो यहां से वैल्यू किसकी आ जाएगी, देखो ये आपका जी टी हो गया, जी टी को इस साइड ले जाए तो जी टी बराबर यू साइन थीटा हो जाएगा, और टी बराबर आपका क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा अपॉन जी हो जाएगा। तो टी की वैल्यू हमने यहां से भी निकाली, समीकरण नंबर 1 लगा के, गति का समीकरण नंबर 1 लगा के हमने टी की वैल्यू निकाल ली, और इसको अब पुट कर देंगे गति के समीकरण नंबर 2 में, ये भी ऊर्ध्वाधर दिशा के लिए ही होगा। तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पे यू बाई हो जाएगा और ए बाई हो जाएगा, और s की जगह में बाई हो जाएगा। यू वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, यू साइन थीटा इंटू टी प्लस 1/2 ए बाई इंटू टी स्क्वायर। अच्छा, ए बाई जहां में हम लोग लिख देंगे माइनस जी, क्यों, क्योंकि नीचे से फेंका हुआ था, और टी की हमने वैल्यू पुट की यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, आगे जब हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखिए, तो टी की वैल्यू पुट करने के बाद ये इक्वेशन बन गई आपकी। आगे बढ़ो, देखो अब क्या हुआ, देखो u और u स्क्वायर बन जाएगा, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी माइनस 1/2, ये जी था, यहाँ पे देखो ये जी का जी स्क्वायर हो जाएगा ना, क्यों हो जाएगा, क्योंकि ऊपर होल स्क्वायर है, तो ये एक जी से एक जी कट गया, तो 1/2 इंटू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी बस बचा। ठीक है, इसी को मॉडिफाई करके लिख देना है, आपका आंसर आ जाना है। देखो अब क्या होगा आपका, अब जो आपका आ गया है इसमें से यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और जी कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस अपॉन यहाँ पे 2g था, मतलब 2 बच जाएगा। ठीक है, तो अब ये बताइए आप, एक में से हाफ हाफ माइनस करोगे तो कितना बचेगा, हाफ ही तो बचेगा, इस हाफ का इसमें इंटू हो गया, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g आपका आ गया। ये फॉर्मूला निकल के आ गया, h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अच्छा, एक बात हम आपको ये भी बता दें, ये सिर्फ और सिर्फ डेरिवेशन में नहीं पूछ सकता है आपसे, ये सही विकल्प या सही सुमेलित कीजिए में फॉर्मूलाज पूछ लेता है। ठीक है, अच्छा अधिकतम ऊंचाई कैसे निकालेंगे हम लोग, अधिकतम कभी पूछे क्षैतिज परास या ऊंचाई, तो आपको इक्वल टू 1 लेना है बस। यहाँ पे आपका साइन स्क्वायर थीटा है ना, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमने 1 लिया। अच्छा, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, साइन 90 हमने ले लिया। ठीक है, साइन साइन कट जाएगा, थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 90, तो साइन थीटा इक्वल टू 90 आ जाएगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे हमने लिख दिया 1, तो बचा क्या आपका एच मैक्सिमम के लिए आ गया है आपका यू स्क्वायर अपॉन 2g हो जाता है। तो हमने 3 डेरिवेशन यहाँ पे देखी, पहला जब हमने नीचे से यहाँ पे थीटा कोण बनाते हुए फेंका, एक बार ऊपर से फेंका है हमने, और तीसरा अधिकतम ऊंचाई के लिए हमने निकाल लिया। अधिकतम ऊंचाई देखिए, इसमें कहां से हम लोग शुरू कर रहे थे, क्षैतिज दिशा के लिए सिंपल हमने क्या लिया था बताइए जरा,
क्षैतिज दिशा के लिए हमने s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाया और t की वैल्यू निकाल ली, और ऊर्ध्वाधर दिशा के लिए लगा के वहां पे इस t की वैल्यू रख देते थे और इक्वेशन आ जाती थी। सेम काम हमने यहाँ पे भी किया था, बस डिफरेंस क्या था कि यहाँ पे जी हम लोग क्या ले रहे थे, प्लस का, क्योंकि ऊपर से फेंका गया था। ठीक है, अच्छा इस वाले की बात करें अगर हम अधिकतम ऊंचाई के लिए, तो v बराबर u प्लस at से हमने t की वैल्यू निकाली और s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर जो कि सेकंड इक्वेशन है उसमें रख दी। इतना आपको करना है। अब आपका आता है अगला उड्डयन काल, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा क्रम इधर उधर है, आपके प्रश्न बैंक में ये क्वेश्चन पीछे दे रखा है, हम अभी पहले करा दे रहे हैं, लेकिन पूरा का पूरा आपका कवर हुआ जा रहा है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। ठीक है, पहला ही नंबर है आपका दीर्घ उत्तरी का, उसमें उड्डयन काल, अधिकतम ऊंचाई, क्षैतिज परास सब कुछ पूछ लिया है। अच्छा प्रश्न बैंक बनाया हुआ है ना, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है आपको। देखिए थोड़ा सा, अब उड्डयन काल होता क्या है, देखो जैसे हमने इसको इंग्लिश में टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं, यहां से हमने किसी प्रक्षेप को फेंका था। ठीक है, तो ये हवा में जब तक गति कर रहा होता है तो इसको हम लोग उड्डयन काल बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे यहां से वो इतना गया मैक्सिमम ऊंचाई तक और यहां से वो वापस आया, तो अधिकतम ऊंचाई तक जाने तथा वापस अपने स्थान पे आने में जितना टाइम लगता है उसको उड्डयन काल बोलते हैं। जैसे हमने यहां से एक वस्तु को ऊपर फेंका, तो यहां तक गई और फिर यहां से लौट के आई, तो टी टाइम जाने में लगा, टी टाइम वापस आने में लगा, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा। जितना टाइम जाने में लगता है उतना ही टाइम आने में लगता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा उड्डयन काल। अब उड्डयन काल निकालेंगे हम लोग कैसे, आपको ये तो पता है u बाई बराबर u साइन थीटा होता है, पहले ही हमने देखा हुआ था घटकों को वियोजित करने के बाद, है ना। a बाई बराबर माइनस जी, क्यों, क्योंकि हमने नीचे से फेंका हुआ है। और v बाई बराबर 0 कैसे होगा बताइए आप, v बाई जब 0 होगा तभी तो वस्तु नीचे गिरना शुरू होगी, इस कारण से v बाई बराबर 0 होगा। गति का प्रथम समीकरण में लगाना है v बराबर u प्लस ए टी, v बाई बराबर u बाई प्लस ए बाई टी, v बाई बराबर 0 रख दिया हमने। देखिए यहाँ पे u साइन थीटा आ जाएगा, इस जगह में माइनस जी, और t माइनस जी हमने क्यों रखा ए बाई की जगह में, क्योंकि हमने नीचे से फेंका हुआ था। ठीक है, तो जी टी बराबर क्या हो गया बताओ, जी टी बराबर u साइन थीटा और t बराबर हो जाएगा u साइन थीटा अपॉन जी। तो ये जो आपका आया है ये स्मॉल t, ये एक बार जाने का आ गया। अब जितना जाने में लगता है उतना ही आने में लगता है t, तो t 2t हो जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा दोगे आप, t बराबर 2t, तो इसी में 2 का इंटू हो जाएगा और आपका आ जाएगा आंसर टाइम पीरियड। तो क्या आ गया आपका आंसर, t इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। ये आपका आंसर हो जाएगा किसका, उड्डयन काल का। ठीक है, ये देखिए 2u साइन थीटा अपॉन जी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 4 डेरिवेशंस आपको क्लियर हो गए। मैक्सिमम ऊंचाई वाला, अधिकतम ऊंचाई, थीटा कोण नीचे से बना के फेंका और ऊपर से जब फेंका, इसके अलावा उड्डयन काल। अच्छा क्षैतिज परास क्या होता है, क्षैतिज परास की सबसे पहले आप परिभाषा देखिए और बहुत ईजी है, परेशान नहीं होना। देखिए अपने उड्डयन काल में पिंड द्वारा तय की गई क्षैतिज दूरी को क्षैतिज परास बोलते हैं। जैसे हमने यहां से फेंका तो कितना दूर जाके गिरती है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, क्षैतिज परास। अच्छा नीरज चोपड़ा जो फेंके थे आपका भाला, वो अधिकतम क्षैतिज परास ही तो था, उनको 45 डिग्री से फेंकना चाहिए था, उन्होंने फेंका भी था और गोल्ड मेडल लेके आए थे। चलो देखो, तो क्षैतिज परास इक्वल टू होता क्या है, अच्छा क्षैतिज परास एक प्रकार की दूरी ही तो है। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। कैसे, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। ठीक है, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय हो जाएगा, तो क्षैतिज परास बराबर वेग गुणे उड्डयन काल हो जाएगा। अब इसमें देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग, डायग्राम सेम आपका हर जगह वही चल रहा है। अब ux बराबर, अच्छा फॉर्मूला तो हमने पता ही कर लिया, क्षैतिज परास बराबर वेग गुणे उड्डयन काल। वेग क्या हो जाएगा आपका ux। अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे होंगे क्षैतिज दिशा की, क्योंकि क्षैतिज दिशा में दूरी आपको निकालनी है, और अधिकतम ऊंचाई में हम लोग बात कर रहे होते हैं बाई दिशा की, है ना, ऊर्ध्वाधर वाला बस हमको लेना होता है। तो ux बराबर u cos थीटा, ax बराबर 0 है, और t बराबर आपको पता है 2u sin थीटा अपॉन जी, हमने निकाला हुआ है अभी टाइम पीरियड, है ना, उड्डयन काल निकाल लिया हुआ है। वेग की वैल्यू रखो, क्या हो जाएगा बताना जरा, u cos थीटा इंटू 2u sin थीटा अपॉन जी। ये आपका हो गया इंटू करने के बाद। अब आपको एक फॉर्मूला पता होगा, पहले तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2u का स्क्वायर बन जाएगा और sin थीटा और cos थीटा। अच्छा ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है ना, 2 sin थीटा cos थीटा क्या बन जाता है, sin 2 थीटा बन जाता है। तो इसके जगह में 2 sin थीटा cos थीटा की जगह में हम लोग क्या रख देंगे, 2 sin थीटा। ये फॉर्मूला है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, फॉर्मूला बेसिक। ये देखिए इसकी जगह में रख दिया sin 2 थीटा। क्यों रख दिया, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है, sin 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, इसलिए हमने वैल्यू रख दी है।
तो आर निकल के आ गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 2 थीटा अपॉन 2 है ना, साइन स्क्वायर थीटा नहीं है। चलिए अब अधिकतम के लिए हम लोग 1 लेते हैं, ये साइन 2 थीटा इक्वल टू हमने 1 किया, 1 मतलब साइन 90 हो गया। अब साइन से साइन कट गया, 2 थीटा इक्वल टू क्या हो गया बताओ 90, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा आपका 90 अपॉन 2 मतलब 45 डिग्री पे आपको मैक्सिमम क्या मिलेगा, हॉरिजॉन्टल रेंज इसको बोलते हैं इंग्लिश में, मतलब कि क्षैतिज परास मिलेगा। तो आपका आ गया आर मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी। बस आवर्तकाल आपने पढ़ा ही हुआ है, हमने डिस्कस करवा दिया था। एक बार और देख लीजिए कि किसी वस्तु को एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उसे आवर्तकाल कहते हैं, टी से प्रदर्शित करते हैं। और आवृत्ति क्या होती है, 1 सेकंड में हम लोग कितना चक्कर लगा सकते हैं, इतना। क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये आपका क्या बोला है, क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए एक गेंद को फेंका जा रहा है। अरे यार वेग भी दे दिया है, कितना सिंपल सा पूछा हुआ है। अधिकतम ऊंचाई का अभी हमने फॉर्मूला निकाला हुआ है, एच मैक्स बराबर यू स्क्वायर अपॉन 2g। सिंपल सा, कुछ नहीं करना है, एज इट इज रखना है। थोड़ा सा गुणा भाग अगर आता है तो बन जाएगा आपका 15 गुणे 15 क्या आ जाएगा आपका, देखो इसको सॉल्व करो, 15 × 15 अपॉन 2 × 10 आपका आंसर सीधे 11.25। ठीक है चलो अगला देख लो, उड्डयन काल का भी फॉर्मूला हमने पता हुआ है, t बराबर 2u साइन थीटा अपॉन जी। थीटा दे रखा है, साइन 30 की वैल्यू रखो, 2 × 15 अपॉन 10 रख दो अप्रॉक्स करके, जी की वैल्यू है तो 9.8, सॉल्व करो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये ना बोलना कि जोड़ घटाना करके दिखाइए, इतना तो करना बनता है, बन जाएगा है ना। तो ये ऐसे उड्डयन काल का बस फॉर्मूला देख लो आप, एज इट इज रखना है, वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तीसरा देख लो आपका क्या है, तीसरा क्षैतिज परास का फॉर्मूला हमने देखो अभी निकाला हुआ है, आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, अभी हमने निकाला हुआ है। ठीक है, वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है चलो बहुत बढ़िया। आगे देखो, वृत्तीय गति किसे कहते हैं, एक समान वृत्तीय गति के लिए अभिकेंद्री त्वरण आपको निकालना है। तो वृत्तीय गति का सबसे पहले फॉर्मूला मतलब समझो होता क्या परिभाषा, जब कोई कण किसी अक्ष के चारों ओर एक क्षैतिज वृत्ताकार मार्ग में नियत गति से गति करता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वो गति आपकी वृत्तीय गति कहलाती है। ठीक है, अच्छा ये जो आपकी एक समान वृत्तीय गति है, इसको बनाए रखने के लिए एक बल की आवश्यकता होती है, इसको हम लोग अभिकेंद्री बल बोलते हैं। इसके कारण एक त्वरण उत्पन्न होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकेंद्री त्वरण। चलिए अभी आपसे पूछा क्या हुआ है कि अभिकेंद्री त्वरण ज्ञात करने का सूत्र आपको निकालना है, अभिकेंद्रीय त्वरण निकालना है। ठीक है, अभिकेंद्री त्वरण निकालने के लिए आपको सबसे पहले तो अभिकेंद्री क्या आना चाहिए, अभिकेंद्री वेग निकालना आना चाहिए। और देखिए यहाँ पे हमने एक वृत्त लिया क्योंकि वृत्तीय गति है, यहाँ पे केंद्र O था, ए बिंदु पर कोई भी वस्तु रखी हुई थी जो कि थीटा एंगल विस्थापित होकर बी पर चली जाती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करके हम बता देंगे v1 वेग और यहाँ पे कितना है v2 वेग, बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है आपका ओ ABC, देखो हमने लिया एक कोण, इसमें चाप बटे त्रिज्या लगाया तो क्या आ गया आपका डेल v अपॉन v आ जाएगा, थीटा इक्वल टू डेल v अपॉन v आपका आ गया। ठीक है, इसके बाद आप क्या बताओगे, कोणीय वेग बराबर क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू डेल थीटा अपॉन डेल टी होता है ना। तो डेल थीटा की वैल्यू यहाँ से हमने निकाली तो क्या आ गया, ओमेगा डेल टी आपका आ जाएगा। समीकरण 1 और 2 से हमने लिया डेल v अपॉन v इक्वल टू ओमेगा डेल टी हो जाएगा आपका। तो डेल v अपॉन डेल टी इक्वल टू क्या हो गया, v ओमेगा। ठीक है, तो निकल क्या आ जाएगा आपका, सिंपल सा सॉल्व जब करोगे आप, a इक्वल टू v ओमेगा और b इक्वल टू क्या होता है, r ओमेगा। तो ओमेगा इक्वल टू v अपॉन r जब पुट करोगे तो आपका निकल के आएगा ये सूत्र, a इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r। चलो अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, उन उन्नयनों के लिए जिनके मान 45 डिग्री से बराबर मात्रा द्वारा अधिक या कम है कि क्षैतिज परास बराबर होते हैं, इस कथन को सत्य कीजिए। ठीक है, करना क्या है आपको, सिंपल सूत्र लगाना है, r1 इक्वल टू हमने मान लिया u1 साइन 2 थीटा अपॉन जी, पहले वाले के लिए r1 देखा, दूसरे वाले के लिए r2। अब यहाँ पे 90 माइनस थीटा आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, तो r1 आ गया आपका, r2 आ गया है। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे, समीकरण 1 बना लिया आपने, समीकरण नंबर 2 बना लिया। सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिलेगा, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये देखिए समीकरण 1 और 2 से मिल लिया, चूंकि r1 बराबर r2 है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, क्रिकेट का कोई खिलाड़ी किसी गेंद को 100 मीटर को अधिकतम क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है, वह खिलाड़ी उसी गेंद को जमीन से ऊपर कितनी ऊंचाई तक फेंक सकता है, पूछा हुआ है। तो r मैक्सिमम इक्वल टू कितना होता है, 100 मीटर दे रखा है आपका,
क्षैतिज परास का सूत्र लगाइए आप, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, थीटा इक्वल टू 45 आपको पता है मैक्सिमम के लिए होता है, तो मैक्सिमम यू स्क्वायर अपॉन जी होता है, ठीक है। 100 इक्वल टू क्या हो गया, यू स्क्वायर अपॉन जी, जी की वैल्यू पुट करो यहाँ पे आप और निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, सिंपल सा। चलो अगला देखिए, सिद्ध कीजिए कि मूल बिंदु से थीटा पर फेंके गए प्रक्षेप के लिए प्रक्षेप कोण का मान थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 4h अपॉन r होगा, यह प्रयुक्त प्रतीकों के अर्थ सामान्य है। सबसे पहले क्या करोगे आप यहाँ पे h मैक्सिमम का सूत्र लगाओ और क्षैतिज परास का सूत्र, ये आपको पहले से ही दे रखा है, पता होता है, हमने निकाला हुआ है, ठीक है। फिर इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 1। इस वाले में देखिए हमने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा में का फॉर्मूला लगा दिया, साइन स्क्वायर नहीं है साइन टू थीटा है, इसका हमने फॉर्मूला लगाया यहाँ पे, इसको समीकरण नंबर दे दिया 2, जो साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। चलिए अब समीकरण 1 और 2 का हमने भाग दे देना, सिंपल सा, एच एम अपॉन आर आ जाएगा आपका, एच एम अपॉन आर इस साइड वाला, इधर वाला भी आ जाएगा, जो जो कट रहा है काट दो, लास्ट में आपका निकल के आ जाएगा साइन, ये देखिए tan थीटा नॉट इक्वल टू 4h m अपॉन आर, तो थीटा ये देखिए थीटा नॉट इक्वल टू tan इनवर्स 4h m अपॉन आर आ जाएगा, सिंपल सा, बस। चलिए तो ये आपकी इकाई 2 यहां से समाप्त होती है। जो प्रश्न बैंक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं थे उनको भी हमने डिस्कस किया हुआ है, और नोट्स अगर चाहिए आपको या कुछ भी किसी भी तरीके का सपोर्ट चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, पूरी तरीके से हम लोग आपके लिए ही समर्पित हैं, आपको देंगे। और इसका जो अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जल्दी आपको इकाई 3 भी आएगा। इसके अलावा इंग्लिश का भी पूरी तरीके से वेल एक्सप्लेन्ड मैनर में हमने डाला हुआ है, वो देखिए आप, और धीरे से केमिस्ट्री का भी ला रहे हैं प्रॉपर पूरा, और 1 अप्रैल से आपके 12th का बहुत अच्छे तरीके से डेली आपको टास्क वाइज और बहुत ही ग्रांड लेवल का हम लोग करने वाले हैं। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, और बस निकालना है, ध्यान रखिए।